हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमारी चल रही है उसी के आज हम फोर्थ वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें डिस्कस करेंगे कई इंपॉर्टेंट जो इस हफ्ते के करंट अफेयर्स बने हुए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे देखते हैं जो है इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो इस वीक में हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में समाचारों में रही अग्नि 4 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई। तो अग्नि 4 मिसाइल जो किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अग्नि 4 मिसाइल जो है 4 ऑप्शन में से DRDO है, इसरो है, HAL है, VHEL है, यानी कि वेल है। तो इसमें से चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? तो सही आंसर होगा DRDO। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। DRDO के द्वारा विकसित की गई है अग्नि 4 मिसाइल। अब इसका थोड़ा विवरण देख लेते हैं। तो DRDO द्वारा विकसित अग्नि 4 मिसाइल का 6 सितंबर 2024 को जो है ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और यह परीक्षण सक्षम जो है परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का 9वां परीक्षण था। और यह परीक्षण भारत के सामरिक बल कमान द्वारा किया गया था, जो सभी परमाणु हथियारों की देखरेख करता है। अग्नि 4 परमाणु हथियार ले जा सकता है और इसे सामरिक बल कमान द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की परमाणु निरोध को मजबूत करने के लिए अग्नि 4 मिसाइल का विकास 2007 में हुआ था और 2010 में पहला परीक्षण विफल रहा, लेकिन पहला सफल उपयोगकर्ता परीक्षण 2014 में हुआ। यानी कि 2007 में भी जो है अग्नि मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया था, लेकिन जो सफलतापूर्वक जो है उपयोग करने लायक जो परीक्षण किया गया वो 2014 में किया गया। ठीक है, लेकिन मतलब पहला 2010 में किया गया था परीक्षण, लेकिन वो क्या हुआ था, असफल हो गया था परीक्षण। उसके बाद जो है बाद में और परीक्षण किया गया, जिसके बाद 2014 में सफल परीक्षण किया गया मिसाइल का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो 4 ऑप्शंस है इसमें से। तो एशियाई जो राजा, जिसे गिद्ध को एशियाई राजा कहा जाता है पक्षियों का, तो उसका जो है पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो 4 ऑप्शंस हैं इसमें। पहला है मसूरी हिमाचल प्रदेश, दूसरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तीसरा इंदौर मध्य प्रदेश, फिर चौथा है जैसलमेर राजस्थान। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन होगा, जो कि है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही जो है इसका जो है क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है गोरखपुर के कैंपियरगंज रेंज में जो है क्या किया गया है, एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्देश्य इस गंभीर रूप से जो है लुप्त प्राय प्रजाति की आबादी को क्या करना है, बढ़ावा देना। यानी कि जो गिद्ध वगैरह है, आप देखेंगे कि उसकी संख्या जो है बहुत धीरे धीरे घटती जा रही है। तो उसी की संख्या को बढ़ाने के लिए जो है क्या किया गया है, इसका जो उद्घाटन किया गया है प्रजनन केंद्र वगैरह का। और इसके बाद जिसे 2017 जो है लुप्त प्राय प्रजाति की आबादी को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य, और जिसे 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध किया गया है। 2.80 करोड़ की इस सुविधा में विभिन्न पक्षीशालाएँ, एक पशु चिकित्सा अनुभाग और एक प्रशासनिक भवन शामिल है। केंद्र में 6 गिद्ध लाए गए हैं और अगले 8 से 10 वर्षों में 40 जोड़े छोड़ने की योजना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो 4 ऑप्शंस है, फ्रांस, यूक्रेन, रूस और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें से जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन। इसका विवरण देख लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराक जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरा कर लिया है। और रुबाइस के पास आबू धाबी के अल धफरा में इसका निर्माण 2012 में शुरू किया गया था और 2020 में इसका संचालन शुरू हो गया है। और इस संयंत्र में 4 रिएक्टर हैं और एक बार पूरी तरह चालू हो जाने पर यह सालाना
21 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगा और यह हर साल 40 टेराबाइट घंटे बिजली का उत्पादन भी करेगा, ठीक है, जो कि यूएई की बिजली का 25% ज़रूरतों को पूरा करेगा। यानी कि जितनी यूएई में बिजली की ज़रूरत है उसका केवल और केवल मतलब लगभग 25% जो है वो इस रिएक्टर से जो है पूरा हो जाएगा बिजली की ज़रूरतों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में अब्देल मजीद तेब्बोने को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो 4 ऑप्शंस हैं इसमें, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और वियतनाम। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, अल्जीरिया। 2024 के अल्जीरियाई राष्ट्रपति चुनाव में 78 वर्षीय राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने को भारी जीत के साथ फिर से चुना गया है और वे पहली बार 2019 में चुने गए थे, लेकिन विपक्ष ने उस चुनाव का बहिष्कार कर दिया था और सैन्य समर्थित माने जाने वाले तेब्बोने ने प्रतिद्वंदियों अब्देल अली हसनी चेरीफ और यूसुफ ओसीचे को हराया है, जिन्हें क्रमशः 3% और 3.5% लगभग वोट मिले हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 5वां स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका 4 ऑप्शंस है। पहला क्या है? जयपुर, दूसरा सूरत, तीसरा कोलकाता, चौथा वाराणसी। तो सही आंसर इसका बी होगा, सूरत। सूरत जो है इसे मिला है ये अवार्ड, ठीक है। और सूरत जो पहले 13वें स्थान पर था ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SBS 2024 में भारत भर के 131 शहरों में से पहला स्थान प्राप्त किया और शहर ने 200 में से 194 अंक प्राप्त किए और 2023-24 में PM 10 के स्तर में 12.17% की कमी की है। और जयपुर में एक समारोह में सूरत को 1.5 करोड़ रुपए, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का उद्देश्य वायु कणों में 30% तक की कमी लाना है। यानी कि इसका जो मेन मोटिव अभी आप तक ने देखा होगा कि इंदौर जो है, इंदौर मध्य प्रदेश का इंदौर, वो लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में अवार्ड जीतता रहा है, लगभग 6 बार उसने जीत चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से अब सरकार ने एक नई पहल की है क्या? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण भी, मतलब जहाँ की वायु जिस शहर की सबसे अच्छी रहेगी वहाँ पर उसको अवार्ड दिया जाएगा। तो इसमें जो है सूरत को अभी मिला है ये अवार्ड, ठीक है। सूरत जो है गुजरात में है, ठीक है, जिसे साड़ियों का जो शहर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो या फिर हीरो का शहर भी, जैसे पॉलिश वगैरह, हीरे वगैरह वहीं पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ठीक है, तो सूरत उसके नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये 4 ऑप्शंस हैं, 15, 20, 25 और चौथा जो है डी का कौन सा है? 29। तो चारों में सही आंसर होगा डी। 29 पदक जीते हैं भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में। इसका विवरण थोड़ा देख लेते हैं। तो 17वें पेरिस पैरालंपिक का समापन 8 सितंबर 2024 को स्टेड डी फ्रांस पेरिस में एक समारोह के साथ हुआ। यह 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा किया गया है। और 18वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। और भारत ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में जीते गए 19 पदकों के रिकॉर्ड को पार करते हुए रिकॉर्ड 29 पदक इस बार जीते हैं। और चीन 220 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 18वें स्थान पर रहा। समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल भारत के ध्वजवाहक थे। इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें से कितने पदक जीते? तो 29। और भारत में पहले नंबर पे कौन था जो है पहले नंबर पे जीतने वाला पदक देश कौन सा बना था? तो चाइना था 220 के साथ, ठीक है। भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो 18वें स्थान पर रहा था। और ध्वजवाहक कौन थे समापन समारोह के भारत की तरफ से? तो ये हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल थे, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। पहला है ग्रेटर नोएडा, दूसरा भोपाल, तीसरा जयपुर, चौथा है गांधीनगर। तो चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर इसका होगा पहला ए होगा, यानी कि ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया था। और यह कार्यक्रम 11 से 13 सितंबर तक चलेगा और भारत को एक बढ़ते सेमीकंडक्टर निवेश केंद्र के रूप में उजागर करेगा। और इस कार्यक्रम की जो थीम है सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना है। और भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का वर्तमान में 150 बिलियन का
जो बाज़ार है जिसका लक्ष्य सरकार का क्या है कि 2030 तक ये बाज़ार जो है 500 बिलियन डॉलर तक करने का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश सदस्य देश बन गया है? तो इस कौन सा देश है? तो 4 ऑप्शंस इसमें फ्रेंड्स हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा क्रोएशिया। तो चारों ऑप्शन में से इसमें सही आंसर जो होगा 101वां सदस्य जो देश है वो है बी, नेपाल। नेपाल जो है भारत का एक पड़ोसी देश है और लैंड लॉक देश है। ये शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बना है किसमें? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला। और नेपाल ने नई दिल्ली में आईएसए को अपना अनुसमर्थन पत्र सौंप दिया। और आईएसए एक सहयोगी मंच है जो सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका मुख्य लक्ष्य ऊर्जा पहुंच में सुधार करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? तो इसमें से देखते हैं। पहले तो ऑप्शन तेलंगाना है, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात। तो चारों ऑप्शन में से इसमें सही आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड? तो होगा ए ऑप्शन, तेलंगाना। तेलंगाना जो है, तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो हैदराबाद के 1948 में भारत के विलय का प्रतीक है। 2023 में बीआरएस सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया था। और जो 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस की कार्यवाही की याद दिलाता है, जिसने हैदराबाद को भारत में मिला लिया था। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स? ऑपरेशन पोलो के तहत जो है उस समय गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने सेना को आदेश दिया था कि आप जा करके हैदराबाद जो एक 1948 में एक अलग राज्य के रूप में था, मतलब अलग देश के रूप में शासन कर रहा था, ठीक है, जहाँ एक राजा हुआ करता था, निज़ाम वगैरह। तो वहाँ पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना को आदेश दिया था कि आप हमला कीजिए और अपने भारत में जो है वहाँ पर मिलाने के लिए उसको प्रयास करिए। ठीक है, तो उसी के तहत ऑपरेशन पोलो उसका नाम रखा गया था। ठीक है, उसी को याद दिलाने के लिए या मनाने के लिए प्रजा पालन दिवस 17 सितंबर को हर बार मनाया जाएगा, ऐसा जो है वहाँ की राज्य सरकार ने, तेलंगाना की राज्य सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, सीधे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो चारों ऑप्शन में से देखते हैं कौन कौन से। रूस है, चीन है, भारत है और ब्राज़ील। तो ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि रूस में जो है ब्रिक्स की जो है बैठक आयोजित की गई। और विवरण थोड़ा देखते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 12 सितंबर 2024 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। और रूस ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष है और 2024 में सभी संबंधित बैठकों की मेज़बानी करेगा, जिसमें 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक कजान में होने वाला जो है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी शामिल है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है क्या किया है? इनवाइट किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में किस आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है 70 वर्ष या उससे अधिक, 65 वर्ष या उससे अधिक, 80 वर्ष या उससे अधिक, या फिर 75 वर्ष या उससे अधिक। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो है व्यक्ति हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको जो है क्या दिया जाएगा? आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। और यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया है। और इसमें शामिल किए जाने से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को संबोधित भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो 4 ऑप्शंस हैं, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होने वाला है डी, यानी कि एस जयशंकर। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में वार्षिक बहस को संबोधित नहीं करेंगे। उनके स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आम सभा को संबोधित करने वाले हैं।
और इस साल 79वें UNGA सत्र की आम बहस 24 से 30 सितंबर तक जो है होने वाली है। तो कौन संबोधित करने वाला है? एस जयशंकर। ज़्यादातर में केसेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जो है करते हैं। तो इस बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार की जो है 79वीं जनरल असेंबली को किसने संबोधित किया था, ठीक है, तो एस जयशंकर ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो 4 ऑप्शन हैं इसमें, रणधीर सिंह, गगन नारंग, PT ऊषा, जय शाह। तो चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होने वाला है, तो इसका सही आंसर होने वाला है रणधीर सिंह। ए ऑप्शन जो है सही है। राष्ट्रीय जो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं रणधीर सिंह, और भारत के अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह को हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और महाद्वीपीय निकाय की 44वीं आम सभा के दौरान उन्हें चुना गया है। और रणधीर का कार्यकाल जो है 2024 से 2028 तक चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन है इसमें, नृपेंद्र मिश्रा है, आशुतोष सिन्हा है, विनय कुमार सिंह है, तुहिन कांत पांडे। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर जो होने वाला है वो कौन सा होगा? तुहिन कांत पांडे, यानी कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। और वित्त मंत्रालय के तहत भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। और 1987 बैच के IAS अधिकारी वर्तमान में DIPAM सेक्रेटरी थे। और पांडे ने TV सोमनाथन की जगह ली है, जिन्हें भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पांडे को वित्त सचिव के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन चलते हैं, सीधे देखते हैं। तो US ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो 4 ऑप्शन है इसमें। US ओपन 2024 का चैंपियंस ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो 4 ऑप्शन है, ईगा स्वीटेक, जेसिका पेगुला, आर्याना सवालेका और एलेना रायबकीना। तो इसमें से सही आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, इसका सही आंसर होने वाला है। आर्याना सवालेका जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन। और टेनिस स्टार आर्याना सवालेका ने ऑर्थर एस स्टेडियम में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5, 7-5 से हराकर पहली बार US ओपन का खिताब जीता है। और दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की सावालेका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। यानी कि जो आर्याना सवालेका है ये कहाँ की है? तो ये बेलारूस, जो कि जो है पड़ोसी देश है किसका? यूक्रेन और जो है रूस का, ठीक है। इसके बाद जो है वहाँ के जो मेन मुखिया हैं बेलारूस के, कौन है जो राष्ट्रपति? तो लुकाशेंको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो है अगला क्वेश्चन क्या है, 16वां नंबर। तो 16वां नंबर क्वेश्चन है, मिशेल वार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो मिशेल वार्नियर जो है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो 4 ऑप्शंस हैं इसमें भी, जर्मनी, पुर्तगाल, इटली और फ्रांस। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर होने वाला है, वो सही आंसर होगा फ्रांस। जो डी ऑप्शन है उसका सही आंसर फ्रांस होगा, ठीक है। इसके बाद इसका विवरण देख लेते हैं। तो दिग्गज फ्रांसीसी कंजर्वेटिव नेता मिशेल वार्नियर ने हाल ही में जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। और 73 वर्षीय वार्नियर फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री ग्रेवियल अटाल से पदभार ग्रहण करेंगे, जो कि पिछले 8 महीनों से इस पद पर थे, ठीक है। यानी कि इसके पहले कौन था? ग्रेवियल अटाल जो है प्रधानमंत्री थे फ्रांस के। अब जो है नए कौन बन गए हैं? तो नए बनने वाले हैं मिशेल वार्नियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो 4 ऑप्शंस इसमें भी दिए गए हैं, 5 है, 10 है, 15 है और 20। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से लगभग 15 लोगों को जो है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है, ठीक है। और डिटेल थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और इस बार यह अवार्ड 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया और यह अवार्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है साल 1973 में शुरू किया गया था, तब से ये दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो भारत के अगले राजदूत जो है किस देश में बने हैं अरुण गोयल? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, मंगोलिया, अर्जेंटीना, रूस और क्रोएशिया। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा तो अरुण गोयल जो है डी ऑप्शन यानी कि क्रोएशिया के राजदूत बने हैं भारत की ओर से। ठीक है, क्रोएशिया में भारत के राजदूत बने हैं कौन? तो अरुण गोयल। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है और इससे पहले वह भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। उन्हें नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। वह पंजाब कैडर के जो है 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19वां। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चारों ऑप्शन यानी कि 8900 करोड़, 9900 करोड़, 10,900 करोड़, 11,900 करोड़ में से सही आंसर इसका क्या होगा? तो 10,900 करोड़ रुपए का जो है क्या किया है, प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अगले 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है और इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले 2 और 3 पहिया वाहनों, एम्बुलेंस, ट्रकों और अन्य उभरते ईवी के लिए 3679 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है पीएम ई ड्राइव योजना लाई गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 20वां नंबर क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। सीताराम येचुरी हैं, इनका निधन हो गया है और वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध सीताराम येचुरी जो हैं किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो 4 ऑप्शन हैं, चिकित्सा, राजनीति, पत्रकारिता और कृषि विज्ञान। तो चारों ऑप्शन में से इसमें सही आंसर क्या होने वाला है? तो सीताराम येचुरी जो हैं इनका निधन हो गया और ये राजनीति के प्रसिद्ध हस्ती थे और वरिष्ठ माकपा नेता सीताराम येचुरी का 72 साल की आयु में निधन हो गया और सीताराम येचुरी ने लगभग 50 साल पहले छात्र नेता के रूप में सीपीएम में अपनी यात्रा शुरू की थी और वे 2005 से 15 तक पार्टी के महासचिव रहे और 3 बार लगातार कार्यकालों तक इस पद को संभाला और येचुरी ने साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के लिए भी गठबंधन निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि सीताराम येचुरी जो है ये जो है किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो राजनीति यानी पॉलिटिक्स के क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने देखा अलग अलग जो है क्षेत्र के जो अलग अलग क्वेश्चन हमने देखे कि कौन कौन से इस वीक में कौन कौन से प्रमुख रूप से जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है आने वाले हर एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चाहें तो इन सभी के क्वेश्चंस के नोट्स तैयार कर सकते हैं ताकि आप आने वाले भविष्य में कोई सी भी एग्जाम में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आप जवाब दे सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे किसी नए टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।